बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड वेलकम टू CSIR सीरीज 2020। तो आज हम एंजाइम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स की। ठीक है, 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी, बोला नहीं जा रहा था, पेन था, बट अभी आई एम फीलिंग बेटर, थोड़ा सा है बट वीडियो बन सकती है। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में एंजाइम के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो आप जाके उस पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद इस पे आ जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको एंजाइम के बारे में तो सब कुछ पता चल ही गया है ना। तो काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स का अगर आप सिनोनिम्स ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा मूविंग, मतलब किसी भी चीज़ का मूवमेंट, उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं? रिएक्शन की, एंजाइमेटिक रिएक्शन की, रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम, उस रिएक्शन के हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है ना। तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है? एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। ठीक है, एंड it is used, enzyme kinetic is used to determine the rate of reaction and how it changes, है ना, rate of reaction changes in response to change in the experimental parameters। मतलब जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का। ठीक है, आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। तो अब आप जब उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे या pH चेंज करेंगे तो देखेंगे कि उसका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आप नोटिस करेंगे, है ना। तो इसी चीज़ की स्टडी करने के लिए हम एंजाइम काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। मतलब अगर आपने एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर चेंज किए तो क्या होगा? रिएक्शन का नेचर भी चेंज हो जाएगा, या तो फास्ट हो जाएगा या तो स्लो। तो उसी के लिए हम क्या स्टडी करते हैं? एंजाइम काइनेटिक्स। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज नोन एज माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके बिल्डअप होने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, और फोकस बिल्कुल भी लूज मत करना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दो फ्री मॉलिक्यूल्स है। एंजाइम फ्री मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट फ्री मॉलिक्यूल है। रिएक्शन से पहले जब रिएक्शन होता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है कि इसका कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में। तो मैंने जैसे आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एंजाइम क्या होता है? वो रीयूजेबल होता है। मतलब एक बार उसने एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वापस वो रीयूजेबल होता है दूसरे सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। और एंजाइम काफ़ी स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट से बाइंड होता है। ठीक है, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? कैटालिटिक साइट होती है, और कैटालिटिक साइट में क्या होता है? कुछ रिएक्शंस होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है। उसी के हेल्प से क्या होता है? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट हो जाता है रिलीज, और ये एंजाइम जो होता है वापस अपने ओरिजिनल नेटिव फॉर्म में आ जाता है और वापस रीयूजेबल हो जाता है ना, दूसरे रिएक्शन के लिए। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि आपने पहले पढ़ ली पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि हम रिएक्शन के मूवमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे K1, K2, K-1, है ना। तो ये K1, K-1 और K2 क्या है? तो अब जब कोई भी चीज़ का मूवमेंट होता है ना, तो वहाँ पे क्या आती है? स्पीड आती है या वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ ब्रेकडाउन, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो K1 है वो है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट, फ्री एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट इनटू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये K1 जो है वो फ्री एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट के कन्वर्जन इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसके रेट को डिटरमाइन बताता है। ठीक है, जो K2 है वो क्या बताता है कि रेट ऑफ
ब्रेक डाउन या रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू फ्री एंजाइम एंड फ्री प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो K-1 है ये भी बताता है ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इन द रिवर्स डायरेक्शन, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए K1 क्या है, K1 बता रहा है K1 जो है वो बता रहा है फॉरवर्ड, K1 इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, एंजाइम फ्री एंजाइम और फ्री सब्सट्रेट को जब कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में, राइट। और K-1 क्या होगा फिर, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ क्या है, एजम्पशंस हैं किसकी, मैकलिस मेंटेन इक्वेशन की। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, कल्पना, है ना, कि पहले से हम कुछ एज्यूम करके रखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, या ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो कौन कौन सी एजम्पशंस हैं, पहला एजम्पशन ये है कि जो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा एंजाइम से ज़्यादा होगा या होना चाहिए, ठीक है। इसकी डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। अभी आपको एंजाइम काइनेटिक्स समझना है और स्पेसिफिकली CSIR 2020 के लिए पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस रहना है हमको, ठीक है। जब एक बार सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, एग्ज़ाम आप दे लोगे, तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक टॉपिक को जो भी लगेगा कि इसको बहुत डिटेल में समझाना चाहिए, बहुत अच्छे समझाना चाहिए, हम उस पर वापस आएंगे और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे CSIR 2020 के लिए, इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना ही समझिए, उतना ही ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एजम्पशंस क्या है, पहला एजम्पशन ये है कि जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो एंजाइम से हमेशा ज़्यादा होता है। और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला एजम्पशन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट शुड ऑलवेज बी हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म एंजाइम एंड फ्री प्रोडक्ट, break down of enzyme substrate complex to form free enzyme and free product is always slower than the formation of enzyme substrate complex। मतलब इस वाले से ये वाला जो स्टेप होगा वो हमेशा स्लोअर होगा, किससे, इस वाले स्टेप से। मतलब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फ्री एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट से, तो ये हमेशा स्लोअर होगा इस वाले स्टेप से। और जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो इससे भी स्लोअर होगा। तो मतलब K2 इज ऑलवेज स्लोअर देन द K1 एंड K-1, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म फ्री एंजाइम एंड फ्री प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्लोअर देन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग K1 and breakdown of enzyme substrate complex to free enzyme and free substrate that is representing K-1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेप होता है ये होता है आपका प्री इक्विलिब्रियम स्टेप। ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ये अपना इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देता, ठीक है। मतलब कि जितना एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, उतना ही होगा। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वो अपने आप रुक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्जन रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब कि इसका और इसका, इन दोनों का क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्वल रहता है। उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स। स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्थिर, है ना। स्टेट का मतलब होता है क्या, फेज, मतलब फेज बोल सकते हो, है ना। तो स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स, तो इसीलिए क्या होता है स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड breakdown of enzyme substrate complex is in steady state. That's why rate of formation of enzyme substrate complex is equal to rate of breakdown of enzyme substrate complex। मतलब जिस गति से, जिस रेट से, जिस वेलोसिटी से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसी गति से, उसी वेलोसिटी से, उसी रेट से ये ब्रेकडाउन भी होगा। इसीलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ
ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ एजम्पशंस, इन्हीं एजम्पशंस की बेस पे हम समझेंगे मैकलिस-मेंटन इक्वेशन को। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो इसको अब हम रख देते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, K1। यहाँ पे देख रहे हो फॉर्म कहाँ हो रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इधर से इधर फॉर्म हो रहा है। एंजाइम और सब्सट्रेट जब आपस में मिल रहे हैं क्या बन रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उस रेट को K1। तो K1 ये आ गया, ठीक है। और K1 के साथ क्या आएगा, फ्री एंजाइम और फ्री सब्सट्रेट, फ्री एंजाइम और फ्री सब्सट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है दो डायरेक्शन में, एक तो वापस ब्रेक डाउन हो रहा है किधर, इस तरफ एंजाइम में, फ्री एंजाइम में और फ्री सब्सट्रेट में, ठीक है, जिसके रेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, K-1। और दूसरा ब्रेक डाउन इस तरफ हो रहा है एंजाइम और फ्री प्रोडक्ट में, ठीक है, और उसके रेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, K2। तो वही वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो इक्वल टू K-1 इंटू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, K-1 इंटू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड K2 इंटू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। तो अब आप कुछ नहीं है, ये सिंपल मतलब डेरिवेशन है, अलजेब्रा है, आपको इसको सॉल्व करते जाना है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसको समझने के बाद आप खुद से कॉपी पेन लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना, आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बस थोड़ा बहुत मैथ्स है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, आप यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इधर भी है और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इधर भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो आपको पता है मैथ्स में जब दोनों चीज़ों में जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इसको बाहर ले लिया ब्रैकेट से, ठीक है, और ब्रैकेट में डाल दिया K-1 प्लस K2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ये जो K1 है, ठीक है, इस K1 को हम ले आए नीचे यहाँ पे, इसके साथ K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय ये वाला K1 इधर आ गया, है ना। आपको पता है कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ आने के बाद वो चीज़ नीचे डिवाइड में चली जाती है। तो K1 नीचे आके डिवाइड में चला गया, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही है, ये एंजाइम फ्री सब्सट्रेट यहीं पे है और ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स यहीं पे है, ये भी यहाँ पे, बस ये K1 नीचे आ गया है, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन को हम उठा के ले आते हैं ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे साफ क्लियर, है ना। चलो वापस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्री एंजाइम फ्री सब्सट्रेट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर आए थे, है ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस इक्वेशन का, वो है वही हम पढ़ रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स, तो उसके बिना तो एंजाइम काइनेटिक्स अधूरी है ना। और वो कौन सी चीज़ है, वो है मैकलिस-मेंटन कांस्टेंट, जिसको हम Km बोलते हैं। ये आ गया आपका Km। अब Km कैसे इस इक्वेशन में फिट होने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो Km क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना, और रेट ऑफ ब्रेकडाउन, है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, जब दो चीज़ें फॉर्म होती है, मतलब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं और एक नई चीज़ बनती है, जुड़ने को क्या बोलते हो आप, एसोसिएशन, है ना। और रेट ऑफ ब्रेकडाउन, जब एक चीज़ ब्रेक डाउन होती है दो चीज़ों में, तो उसको क्या बोलते हो आप, डिसोसिएशन। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, ठीक है। तो जो Km होता है ना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स। जितने भी रेट कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे इस एंजाइम के रिएक्शन में, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में जितने भी रेट कांस्टेंट होते हैं उन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मैकलिस-मेंटन कांस्टेंट, Km कहलाता है। तो अब इनको कंबाइन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि रेट ऑफ ब्रेक डाउन के लिए कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, या रेट ऑफ डिसोसिएशन के लिए। तो आप यहाँ देखिए ES डिसोसिएट हो रहा है वापस किसमें, E प्लस S में, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, K-1। तो एक तो ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसोसिएशन K-1, राइट।
दूसरा रेट ऑफ डिसोसिएशन आपका हो जाएगा K2, है ना। डिसोशिएट हो रहा है फ्री एंजाइम और फ्री प्रोडक्ट में। K2 और K-1 जो है वो आपका रेट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन हमको समझ में आ गया। और जो रेट ऑफ एसोसिएशन है वो है आपका सिर्फ K1, क्यों? क्योंकि इधर से ये दोनों एसोसिएट हो रहे हैं आपस में और बन रहे हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। तो जो Km होता है वो होता है रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। सिंपल भाषा में अगर बोले तो Km इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट। ब्रेकडाउन का मतलब डिसोसिएशन होता है और फॉर्मेशन का मतलब एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो Km क्या हो गया? Km इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे किससे? Kd से, है ना। और एसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे किससे? Ka से। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन कौन से हैं, आपको बताया था अभी, K-1 और K2। तो इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। K-1 प्लस K2 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कंबाइन क्या करके क्या हो रहे हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे एसोसिएशन कांस्टेंट से, जो कि है आपका K1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, है ना। तो अब इसको एक आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए। आसान भाषा में अगर बोले तो Km किसके बराबर हो गया? Km इज इक्वल्स टू K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1, है ना। तो अब आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि Km क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। सारे रेट कांस्टेंट्स को आपस में मिला दीजिए तो वो सब मिलके क्या कहलाते हैं? Km, मैक्लिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। अब चलिए आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया है, Km का वैल्यू मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है K-1 प्लस K2 अपॉन K1 दिख रहा है। तो और यहाँ पे भी सेम चीज दिख रही है। इसका मतलब ये है कि हम इस Km को यहाँ पे रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो चलो रख दो फिर, सिंपल है। और सिंपल हो गया इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ Km इन इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हाँ सॉरी, हमने क्या करा? Km की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। जब Km की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रखा तो ये क्या बन गया? एक नया इक्वेशन बन गया, है ना। और वो इक्वेशन क्या है? फ्री एंजाइम फ्री सब्सट्रेट इज इक्वल्स टू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसकी जगह पे रख दिया हमने Km। तो अब ये नया इक्वेशन बन गया जो कि है इक्वेशन 2। चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब आप ये सोचो कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये आप कर रहे हैं, तभी आपको अच्छे से एंजाइम काइनेटिक्स समझ में आएगी, ठीक है। आप कोई एंजाइम कैटलाइजेशन करवा रहे हो, आपने एक सबस्ट्रेट लिया है, आपने एक एंजाइम लिया है और आप उस रिएक्शन को करवा रहे हो, है ना। तो आपको पता है कि जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट खुद से करते हो, है ना, तो आपको पता रहता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी ली है ना। समझ में आया? आप जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, मान लो कि आपने सिंपल अगर कोई भी मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट सोच लो, ठीक है। मान लो कि आपको 2 सबस्ट्रेट लेने हैं और आपको उनको मिला के आपस में देखना है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने कितना कितना सबस्ट्रेट लिया है ना। तो वैसा ही इमेजिन यहाँ पे आपको करना है। तो मान लो कि ये सारा एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है ना, ये सब आप कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको कुछ वैल्यूज आपको पता है एक्सपेरिमेंट की हमने कौन सी चीज़ कितनी ली है, लेकिन कुछ वैल्यूज नहीं पता जो कि आपको निकालनी है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सोचो, इमेजिन करो, आप समझो एंजाइम काइनेटिक्स को, तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको अब आपने सोचा कि जब ये सारा का सारा एंजाइम रिएक्शन आप करवा रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट आप करवा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पता है? आपको पता है कि आपने सबस्ट्रेट कितना लिया है ना, क्योंकि वो तो इनिशियल चीज़ें हैं। सबस्ट्रेट कितना लिया है मतलब आपको सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा। सपोज दिस इज योर एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर सम क्वांटिटीज यू ऑलवेज नो, है ना। एंड व्हाट आर दोज क्वांटिटीज? दोज आर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। आप जानते हैं कि आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिया है, तो आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं। आप कितना आपने एंजाइम लिया है वो भी आप जानते हैं, है ना। टोटल एंजाइम यू नो। तो ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं,
बस चीज़ और आसान हो गई। ठीक है, कैसे? अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, टोटल एंजाइम है ना, टोटल एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि टोटल एंजाइम का मतलब हुआ कि टोटल एंजाइम में से कुछ एंजाइम तो आपका लग गया एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में। अभी आप सिर्फ इस वाले रिएक्शन को देखना है, ठीक है। जितना भी टोटल एंजाइम है उसमें से कुछ एंजाइम यूज हो चुका है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो एक तो इस वाले फॉर्म में एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है सारा का सारा एंजाइम अभी यूज हो गया, कुछ एंजाइम फ्री भी होगा, है ना। तो जब आप फ्री एंजाइम को और उस एंजाइम को जो कि सबस्ट्रेट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में यूज हो गया, उन दोनों को जोड़ दोगे, उन दोनों को प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका टोटल एंजाइम। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो टोटल एंजाइम आपका क्या हो जाएगा, टोटल एंजाइम इज इक्वल्स टू फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम यूटिलाइज्ड इन द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। इसके बाद धीरे धीरे इक्वेशन थोड़ी सी, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल एंजाइम किसके बराबर है, फ्री एंजाइम और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ET इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, टोटल एंजाइम इज इक्वल टू फ्री एंजाइम, जिसको हमने E से डिनोट किया है, प्लस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ET इज इक्वल टू E प्लस ES। ये चीज समझ में आ गई? चलिए ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, माहिर है आप इस चीज में, है ना। तो कर लीजिए। तो इस E को ले आइए आप इधर, या इसको इधर ही रहने दीजिए। तो E इक्वल टू हो जाएगा क्या, ET, ये प्लस वाला ES इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो ET सॉरी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ET माइनस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? E इज इक्वल टू ET माइनस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो फ्री एंजाइम की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली। सॉरी, ध्यान से देखिए इसको। तो फ्री एंजाइम की वैल्यू आपने निकाल ली, जो कि है ET माइनस ES। चलिए अब आप वापस आ जाइए इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्री एंजाइम, ये रहा, देखिए फ्री एंजाइम। तो क्या हम इस फ्री एंजाइम की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं भाई, तभी तो निकाली है ना। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू। हम क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या आ जाएगी, ET माइनस ES को यहाँ पे रखा तो ये हो गया, देखिए ET माइनस ES इंटू ये ऐसा कैसे आ गया S, और ये जो चीज़ थी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू KM, ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, आसान है। इस सबस्ट्रेट को दोनों से इंटू कर दीजिए, है ना, इंटू हो जाएगा, अंदर जाएगा। तो जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ET इंटू सबस्ट्रेट माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट इंटू सबस्ट्रेट। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। इक्वल टू ऐसा का ऐसा ही रहेगा ये। अब यहाँ पे आप थोड़ा और ध्यान से देखिए, ये ET इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऐसा ही रहेगा, माइनस में जो ये चीज़ इधर है, मतलब हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यू होती है ना उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और इसमें भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, तो इन दोनों को हम एक तरफ ले आएंगे, है ना। तो ये माइनस वाली जो वैल्यू है वो इस तरफ आके इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू KM तो है ही, ये इधर आके प्लस में हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू सबस्ट्रेट। नीचे समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको उठा के हम ले आते हैं इधर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, टोटल एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट इंटू KM। अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आप ही ने किया, आपको पता होगा क्या कॉमन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों में कॉमन है। तो इसको ले लो आप बाहर, ब्रैकेट से बाहर, और अंदर क्या बचे, सबस्ट्रेट प्लस KM, सबस्ट्रेट प्लस KM। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को आप यहीं पे रहने दीजिए और इस पूरे को उठा के इस इक्वल टू के इधर ले जाइए। तो आपको पता है कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ET इंटू S अपॉन सबस्ट्रेट प्लस KM, सबस्ट्रेट प्लस KM। बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी वापस आएंगे इस पर।
उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, जो कि मैंने आपको रिएक्शन की स्टार्टिंग में बताया था, है ना, कि जब कोई भी चीज़ के मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं, है ना, और यहाँ पे हम किसकी मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन की, तो वहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है ना। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो टाइप की वेलोसिटी पढ़नी है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट एट विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, किस रेट पे प्रोडक्ट बन रहा है, समझ रहे हो, किस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हो वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अब यहाँ पे आप तीन रेट पढ़ देख रहे होंगे, K1, K2 और K-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन से रेट को कंक्लूड करेंगे, कौन से रेट को हम लेंगे, किस रेट को हम वेलोसिटी मानेंगे एक्चुअल में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो K2 होता है ना, ये होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाला जो स्टेप होता है ना, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। आपको बताया था स्टार्टिंग में एजम्पशंस में, ये वाला जो स्टेप है, ये दोनों ही स्टेप से सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप है। तो आपको पता है कि जो चीज़ बहुत स्लो होती है वही किसी भी काम काम के रेट को डिटरमाइन करती है ना। मान लो कि आपकी एक टीम है, ठीक है, आपकी टीम में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 में से आप तीनों तो फास्ट दौड़ते हो, लेकिन एक जो है वो फास्ट नहीं दौड़ पाता, वो स्लो दौड़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ही आपकी विनिंग और लूजिंग के चांसेस डिपेंड करेंगे। अगर वो तेज़ दौड़ेगा तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर वो स्लो दौड़ा तो आप हार जाएंगे। तो रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है, जो सबसे स्लोएस्ट है। तो यहाँ पे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो है कौन सा, ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इनटू फ्री एंजाइम एंड फ्री प्रोडक्ट, ठीक है। और वो होता है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, K2। तो हम इसी को अपना मानेंगे इम्पॉर्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो इसी को हम लेंगे एज ए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आपको इसी सामने आ गई, तो आप आ जाइए यहाँ पे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है K2 इंटू ES, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी में डिफरेंस ये है कि जब इनिशियल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है ना, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि जो टोटल एंजाइम है, वो टोटल एंजाइम में से मतलब सारा का सारा एंजाइम तो यूटिलाइज हो नहीं गया, कुछ एंजाइम फ्री है और कुछ एंजाइम ही सबस्ट्रेट के साथ यूटिलाइज हुआ है ना। तो इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल फेज में इनिशियल वेलोसिटी, तो जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम उस एंजाइम की बात करेंगे, उतने ही एंजाइम की बात करेंगे जितना सबस्ट्रेट के साथ यूज हो गया है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू K2 इंटू ES। नीचे समझ में आ रही है, नीचे समझ में आ गई तो मैक्सिमम वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी अटेन्ड व्हेन टोटल एंजाइम विल बी सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब सारा का सारा एंजाइम लग जाएगा तभी तो रिएक्शन बहुत स्पीड से भागेगी, तभी तो रिएक्शन बहुत तेजी से भागेगी, समझ रहे हो। तो टोटल एंजाइम जब यूटिलाइज होगा विद बाय सबस्ट्रेट, है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी अटेन्ड व्हेन टोटल एंजाइम विल बी सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। जब सारा का सारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आ जाएगा तब अपने आप मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पे होगा, इसीलिए Vmax इक्वल टू K2 इंटू ET, K2 इंटू टोटल एंजाइम। नीचे समझ में आई, आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए वापस इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि क्या है यहाँ पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू ET इंटू सबस्ट्रेट अपॉन सबस्ट्रेट प्लस K। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस रिएक्शन के दोनों तरफ K2 को ऐड कर देना है, K2 से इंटू कर देना है, ठीक है। अब आपने अगर मैथ्स में पढ़ी होगी, मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ी होगी, मतलब अच्छे से नहीं भी पढ़ी होगी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतनी सी चीज़ ध्यान होगी कि जब हमें दो रिएक्शन को इक्वल करवानी होती है तो हम कुछ चीज़ दोनों तरफ ऐड कर देते थे, है ना, या दोनों तरफ के वैल्यूज़ को किसी चीज़ से डिवाइड कर देते थे, है ना। ऐसी चीज़ें हम करते थे बचपन में बहुत।
तो बचपन में जो चीज़ें करते थे वो कभी कभी बड़े होकर भी कर लेनी चाहिए, है ना। तो आज हम वही चीज़ रिपीट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ K2 से इंटू कर देंगे। पुट K2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में हमने दोनों तरफ K2 पुट करने वाले हैं। तो जब दोनों तरफ K2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी K2 और यहाँ पे भी K2, तो कैसा हो जाएगा, K2 इंटू ES, K2 इंटू ES इज इक्वल टू K2 इंटू ET इंटू S, K2 इंटू ET इंटू S डिवाइडेड बाय S प्लस KM। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जरा आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वैल्यू कहीं और नज़र आ रही है, ऊपर नीचे नज़र दौड़ाओ जल्दी से फटाफट, देखो K2 इंटू ES यहाँ नज़र आ रही है, बहुत बढ़िया। तो जब ये किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, बहुत सही। चलो अभी ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ देखो K2 इंटू E2 कहीं और नज़र आ रहा है, K2 इंटू ED नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसके बराबर है, Vmax के, बहुत ही गजब। ठीक है, अब आ जाओ, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ K2 ET एंड K2 ES इंटू इक्वेशन 4 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी जगह पे हमने रख दिया मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये रिएक्शन आपका तैयार हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, मिकाइलिस मेंटेन इक्वेशन, मिकाइलिस मेंटेन इक्वेशन। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे V नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, S क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km क्या है, मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम जब हमें ये रिएक्शन पूरा क्लियर हो गया है, तो अब हम समझेंगे क्या, कि थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि वहाँ से ना बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब चलिए वो समझ लेते हैं। तो Km क्या होता है, बताया था आपको कि Km इज द मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको पहले लिख के दिखाई है, Km इज इक्वल्स टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, Km इज इक्वल्स टू KD बाय KA, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इन दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे, दो चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं भी है, एक ही चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्या है वो। तो यहाँ पे आप देखें Km क्या है, Km इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KD, Km इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KD एंड Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KA। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए अभी, ठीक है। इसमें से आप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एक बस यही आपको याद रखना है कि Km इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KD। तो KD क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जब KD ज़्यादा होगा, मतलब जब डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, मतलब जब डिसोसिएशन जब कब ज़्यादा होगा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी कम होगी, तभी तो डिसोसिएट ज़्यादा होंगे ना, वो एसोसिएट नहीं हो पाएंगे। जब एसोसिएट नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है। तो जब KD ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो Km भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो Km ज़्यादा कब होता है, अब समझ में आ गया, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी कम होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आप चीज़ को याद रखोगे कि अगर Km ज़्यादा है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी कम होगी, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, Km अगर कम है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी ज़्यादा होगी। इस कंसेप्ट को कभी भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, Km डिफाइंस द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एक कंसेप्ट तो Km के बारे में आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि Km की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो Km की वैल्यू वाला जो कंसेप्ट है वो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये क्या है, मैकलिस मेंटेन इक्वेशन है ना, ये वाली जो आपने अभी समझी थी, ठीक है। तो ये है मैकलिस मेंटेन इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाए, ठीक है। मतलब जब हाफ पे पहुँच जाए मैक्सिमम वेलोसिटी के, जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी इज़ द हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके रख लेते हैं क्या होगा,
तो हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पे ऐसे रहने दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, वी मैक्स से वी मैक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1/2 और जो बचेगा सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट। इसको आप ले आइए इधर, इंटू में के एम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू 2 को ले जाइए इधर 2 इंटू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो आप देखिए सबस्ट्रेट को एक साथ ले लेंगे, 2 इंटू सबस्ट्रेट, इसको ले जाएंगे इधर माइनस सबस्ट्रेट, ठीक है। तो क्या हो गया, के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि Km क्या है, Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम। समझ रहे हो, जब जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी एंजाइम का, जब वो मैक्सिमम से जस्ट हाफ होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो Km की वैल्यू होती है वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और इस चीज़ पे काफ़ी कंसेप्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी। इफ KD इंक्रीज, KD जब इंक्रीज होगा तो Km, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, KD जब डिक्रीज, हाँ यहाँ से KD जब डिक्रीज होगा, है ना, KD डिक्रीज होगा तो Km भी डिक्रीज होगा। KD डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज डिक्रीजिंग। डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसोसिएशन बढ़ रहा है ना। डिसोसिएशन कम होगा, इसका मतलब क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अफिनिटी ज़्यादा है, तभी तो डिसोसिएशन कम है। तो जब Km कम होता है ना, तो अफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज मैक्सिमम। और इसका उल्टा याद रख लेना, जब KD बढ़ेगी तो Km बढ़ेगा, Km बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो दोनों के बीच में अफिनिटी कम होगी। अफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विल बी लीस्ट, विल बी लोअर। तो ये था Km के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टर्नओवर नंबर, ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलिए वही डिस्कस करते हैं। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी और टर्नओवर नंबर पे चलेंगे। उससे पहले जो कि आपने एंजाइम काइनेटिक्स का इक्वेशन समझा है ना, और मैंने जैसे कि बताया कि Km इज इक्वल टू concentration of substrate when the velocity is equal to the half of the maximum velocity, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। उस टाइम पे Km क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के। ये चीज़ आपको याद थी, ठीक है। उसी चीज़ को हम एक बार ग्राफ पे समझ लेते हैं, है ना। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक मैकलेस मेंटेन कर्व, ठीक है। ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहला कर्व था जो कि एंजाइम काइनेटिक्स पे आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे ये है आपका वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब v जो होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होता है ना। ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे है, तो इसका हाफ यहाँ पे होगा। तो जब v मैक्स का हाफ होता है वेलोसिटी, तो Km क्या होता है, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का है ना एक्सिस, तो Km इस वाले पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो Km की वैल्यू होगी, है ना। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा सबस्ट्रेट का, वही वैल्यू होगी Km की। वो कब होगा, जब वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है। आपने सुना होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इनमें से कौन सा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक कब होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, जब वेलोसिटी बहुत कम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से जब रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, हम इनिशियल फेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के फेस में वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। एक टाइम तक ऐसा होगा, ठीक है, कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम के बाद, जब लेट फेज़ आता है, एक टाइम के बाद आप देखोगे कि जो वेलोसिटी है वो सैचुरेट हो गई, है ना, सैचुरेट हो गई। वो वी मैक्सिमम क्या है, वो सैचुरेट हो गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको पता है एंजाइम क्या है? एंजाइम है प्रोटीन है ना, उसमें क्या है? कैटालिटिक साइट होती है। तो कोई भी एंजाइम में क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ कैटालिटिक साइट होती है ना। जब सारी की सारी कैटालिटिक साइट ऑक्यूपाइड हो जाएगी विद सबस्ट्रेट तो क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगी ना, उससे ज़्यादा तो वो रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सैचुरेशन यहाँ पे फिर सैचुरेशन ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल फेज में क्या है? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ वेरी लो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और उस फेज को उस टाइम पे होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे देख रहे हो, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। फिर आप चाहे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ही बढ़ा दो, वी नहीं बढ़ने वाला, वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, लेकिन एंजाइम तो आपका लिमिटेड है, सारी की सारी कैटालिटिक साइट ऑक्यूपाइड हो चुकी है ना। अब चाहे कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ा दो, रिएक्शन उसी वेलोसिटी पे चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो वी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर को रिप्रेजेंट करता है के कैट। ठीक है, टर्नओवर नंबर क्या होता है कि जब हम किसी के रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, या किसी की बात करते, मान लो कि कोई रनर है या कोई दौड़ने वाला है, इंसान है, तो हम बात करते हैं ना कितनी स्पीड से दौड़ता है वो, है ना। हम उसकी एफिशिएंसी चेक करने लग जाते हैं, उसकी स्पीड चेक करने लग जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे एंजाइम कैटालाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी एंजाइम के बारे में जब बात करेंगे तो हम उस एंजाइम की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, है ना, कि वो एंजाइम का टर्नओवर नंबर क्या है, मतलब वो कितने स्पीड से कितनी स्पीड में किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसी को आसान भाषा में टर्नओवर नंबर बोलते हैं। तो टर्नओवर नंबर is the number of is defined as the number of substrate molecules turned over per enzyme molecule per second। मतलब एक सेकंड में एक एंजाइम कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, के कैट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट मेजर है किसका, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन का। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज़ लिमिटेड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और वो कौन सा आपको पता है, K2, हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके। अब तो के कैट क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब के कैट क्या होगा, टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब जब सारा का सारा एंजाइम यूटिलाइज हो जाएगा तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे कोई किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होगी, है ना। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो ये इस टाइप का होता है कि वी मैक्स डिवाइडेड बाय ई टी, है ना। वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट एट विच ऑल एंजाइम कैटालिटिक साइट विल बी सैचुरेटेड। जब सारी की सारी एंजाइम की कैटालिटिक साइट ऑक्यूपाइड हो जाएगी सबस्ट्रेट से, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कोई भी एंजाइम किस रेट से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी और दूसरा आएगा टोटल एंजाइम। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, के कैट इज इक्वल्स टू वी मैक्स बाय ई टी। ठीक है, चलिए टर्नओवर नंबर तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी के ऊपर। चलो, अब क्योंकि एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या कर रहा है, आपका कुछ काम कर रहा है ना, रिएक्शन करवा रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो टर्नओवर नंबर का तो मतलब ये था कि किस रेट से मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, वो एंजाइम की एक्टिविटी बताती है कि कौन सा एंजाइम अच्छा है ज़्यादा, कौन सा एंजाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कौन ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, कौन नहीं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी, है ना। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी इज़ अ मेजर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, समझ रहे हो। तो एक अच्छा एंजाइम होने के लिए, एक एफिशिएंट एंजाइम होने के लिए एंजाइम के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब इतना आपने एंजाइम काइनेटिक्स समझ लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा क्या क्या होना चाहिए। एक तो उसका टर्नओवर नंबर ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अभी आपने पढ़ा, है ना, वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट करना चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। तो टर्नओवर नंबर किसी भी एंजाइम का जब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा, तभी वो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट होगा,
है ना, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तो उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी हाई होगी। कब? जब टर्नओवर नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब डिसोसिएशन कम होगा, केडी कम होगी। केडी कम होने का मतलब क्या है, केएम कम होना चाहिए, तभी तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी बढ़ेगी। तो केडी कम होनी चाहिए, केएम कम होना चाहिए, तभी वो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसलिए केएम शुड बी लो। तो दो चीज़ें याद रखना, के कैट शुड बी हाई और केएम शुड बी लो। केएम के बारे में आपको अच्छे से पता चली गया है कि केएम अगर हाई होगा तो केडी हाई होगा, डिसोसिएशन हाई होगा और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी कम होगी, इसलिए केएम हमेशा लो होना चाहिए ताकि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी बहुत हाई हो। तो केएम शुड बी लो फॉर एन एफिशिएंट एंजाइम। तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू के कैट बाय के एम। तो यहाँ पे देखो कैटालिटिक एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कैट हो गया, के कैट ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एम हो गया, के एम ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, के एम कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो अब हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ के कैट एंड के कैट बाय के एम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जिस एंजाइम की, एंजाइम विद हाई के एम, जिस एंजाइम का के एम हाई होगा, अब आप सब कुछ अपने आप ही इमेजिन कर सकते हो, मुझे पता है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। हाई के एम का मतलब हाई के डी, है ना, डिसोसिएशन ज़्यादा, डिसोसिएशन ज़्यादा, इसका मतलब अफिनिटी कम, किसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। अफिनिटी कम होगी तो वो एंजाइम कैसा होगा, लीस्ट एफिशिएंट होगा। बस उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल है। हाई के एम, एंजाइम विद हाई के एम रिक्वायर्स हाई सबस्ट्रेट। भाई जब अफिनिटी कम होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में तो ज़्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो इट रिक्वायर्स हाई सबस्ट्रेट बिकॉज हाई के एम इज इक्वल टू हाई के डी एंड हाई के डी इज इक्वल टू लो अफिनिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एंड देयरफॉर दैट एंजाइम विल बी लीस्ट एफिशिएंट। बस उसका उल्टा दूसरा वाला कंडीशन है, जिस एंजाइम का के एम लो होगा, लो के एम का मतलब लो के डी, लो के डी का मतलब डिसोसिएशन कम, डिसोसिएशन कम का मतलब एसोसिएशन ज़्यादा, किसके बीच में, एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में, अफिनिटी ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में। जहाँ पे भी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अफिनिटी ज़्यादा होगी वो एंजाइम बहुत एफिशिएंट होगा, अच्छे से काम करेगा। तो बस सिंपल है, एंजाइम विद लो के एम रिक्वायर लो एस, लो सबस्ट्रेट, बिकॉज लो के एम इज इक्वल टू लो के डी and low KD means high affinity between enzyme and substrate and therefore the enzyme will be most efficient. Very good. I hope कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एंजाइम काइनेटिक्स समझाया है ना, कैटालिटिक एफिशिएंसी समझाई और टर्नओवर नंबर समझा दिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो दो बाकी जो चीज़ें हैं, एक तो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स पढ़ने हैं हमको, है ना, उसको अच्छे से समझना है, तो मैं चाहता हूँ उसको एक डेडिकेटेड अलग सेपरेट वीडियो दूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आराम से समझ में आए। और टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ही कल ही अपलोड हो जाएगी वो, है ना। और तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो लाइन वीवर वर्क प्लॉट, ठीक है, कि वो अस्तित्व में कैसे आया, मतलब वो आया कैसे, उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जब हमारे पास पहले से ये कर्व था, ये ग्राफ था। उसके बाद हैंस-वोल्फ प्लॉट, ठीक है, और एडी-हॉफस्टी प्लॉट, ये तीन प्लॉट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो तैयार रहिए उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, और आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। जैसे कि बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं ना यार, कॉम्पिटिटिव में के एम इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, वी मैक्स इंक्रीज़ कॉन्स्टेंट, क्या वो तब सिचुएशन क्रिएट होती है भूलने वाली, कन्फ्यूजन वाली, जब आप रट के गए हैं। मैं इतने अच्छे से आपको ग्राफ के साथ समझाऊंगा कि के एम क्यों इंक्रीज़ होता है, वी मैक्स क्यों डिक्रीज़ होता है या क्यों कांस्टेंट रहता है, आपको हमेशा के लिए सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। तो वेट करिए उस वीडियो का, काफ़ी अच्छे से इनहिबिशन और बाकी के जो प्लॉट्स हैं, तीनों प्लॉट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है, CSI 2020 के लिए, है ना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्क्रीन
हैं।